तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो चलते चलते फिर से हम लोग एक सेशन लेकर के आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का। और करीब 16वीं या 17वीं क्लास है ये करंट अफेयर्स के लिए। और आने वाले एक साल तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप सीरियल से देखेंगे तो आपको ये सारी वीडियो जिसमें मिलेंगी। तो चलिए समय ख़राब किए बिना आगे चलते हैं। मैंने लिखा है यहाँ अनीश शाह, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीईओ हैं और फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। नीना सिंह जो हैं सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक बल की मुखिया बनने वाली पहली महिला बनी हैं। द्रिता ज़िरी, ना कि द्रिता ज़िरी जो हैं वियतनाम में हो ची मिन्ह में दिसंबर 2023 को यह अल्बानियाई युवती मिस अर्थ बनी। कहने का मतलब क्या है, द्रिता ज़िरी जो हैं अल्बानिया की हैं और वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह में मिस अर्थ कंपटीशन हुआ, उसकी ये विनर थी। तो इस तरह से मिस अर्थ कौन हुई? द्रिता ज़िरी। कहाँ की हैं? अल्बानिया की। किस वर्ष की? 2023 की। ये कंपटीशन कहाँ हुआ? वियतनाम में हो ची मिन्ह में। आगे चलें। शर्म अल शेख में दिसंबर 2023 में थाईलैंड की चैटनेलिंग चोटजीरा वाराचैट, थोड़ा लंबा नाम है, चैटनेलिंग चोटजीरा वाराचैट थाईलैंड की हैं ये। और मिस्र में शर्म अल शेख में फेमस रिजॉर्ट सिटी है मिस्र का, वहाँ पर मिस इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन हुआ जिसकी ये विनर नहीं। तो इस तरह से मिस अर्थ जो हैं वो हैं द्रिता ज़िरी और मिस इंटर कॉन्टिनेंटल जो हैं वो हैं चैटनेलिंग चोटजीरा वाराचैट। कहाँ की? थाईलैंड की। ओके। टाइम, हर बार टाइम मैगजीन जो है अक्सर अपने सम्मान देती है, तो टाइम ने वर्ष 2023 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जिसे चुना है वो अमेरिका की पॉप सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट। ठीक है। इसके अलावा टाइम ने सीईओ ऑफ द ईयर 2023 के लिए जिनको चुना है, 2023 के लिए है ये टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, वो चुना है यूएसए की एक कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसका नाम है यूएस ओपन एआई। ठीक है। अमेरिका की है, यूएस माने यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की है, ओपन एआई कंपनी का नाम है। और इसके सीईओ सैम अल्टमान को टाइम ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। इसके अलावा टाइम ने एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना है अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को इस बार बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जमनालाल बजाज जो है कई कैटेगरीज में दिया जाता है, मैंने इसमें केवल एक कैटेगरी लिखी है, भारत से बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए। तो ये अवार्ड मिला है 2023 के लिए राहा नवा कुमार को। ये बांग्लादेश में गांधी ट्रस्ट के डायरेक्टर भी हैं और सीईओ भी हैं। हमारे यहाँ साहित्य का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, आप लोग जानते हो। साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड जो है भारत में वो है साहित्य अकादमी अवार्ड। ये कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, मैंने इसमें लिखा भी है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी कुल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। इस बार हिंदी के लिए अवार्ड दिया गया है, एक उपन्यास है मुझे पहचानो, उसके लेखक संजीव को। और इसके अलावा उर्दू के लिए एक उपन्यास है राजदेव की अमराई, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है सादिका नवाब साहिद को। तो हिंदी उर्दू केवल 2 लिखे हैं मैंने, हो सकता है ये पूछ लें, अन्य भाषाओं के आमतौर पर नहीं पूछते हैं। बिहार में दीघा और सोनपुर के बीच गंगा नदी पर एक नया पुल बनेगा। पूछ सकता है आपसे, गंगा नदी पर नया पुल कहाँ बनेगा? बिहार में दीघा और सोनपुर के बीच। अच्छा, अब हमारे कामगार जो हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, दुनिया के और दूसरे देशों के कामगार भी विदेशों में काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अप्रवासी ट्रांजैक्शन। या जो विदेशी कामगार हमारे देश में, जो विदेशों में कामगार हैं, वो जो हमारे यहाँ मनी भेजते हैं, विदेशी मुद्रा भेजते हैं, उस मामले में हम पहले नंबर पर हैं। दुनिया में विदेशों से कामगारों से जो मनी आती है, विदेशी मुद्रा आती है किसी भी देश में, उसमें हम कई सालों से नंबर 1 पर हैं, इस बार फिर से नंबर 1 पर हैं। और हमारे यहाँ वर्ष 2022-23 में जो अमाउंट आया विदेशी मुद्रा के रूप में वो 125 अरब डॉलर का आया। इस मामले में हम दुनिया में सबसे पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चीन है। 2023 के अंत में आरबीआई का डाटा ये कह रहा है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 620 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, 620 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था है जिसका नया नाम हो गया है वर्ल्ड एथलीट्स, वो पुराना नाम था उसका IAAF जो भी है। तो एथलीट्स की सर्वोच्च संस्था IAAF ने वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड दिए हैं। अब इसको इसने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, जैसे कि एक कैटेगरी है ट्रैक, दूसरी फील्ड और तीसरी आउट ऑफ स्टेडिया। 3 अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा है और 6 खिलाड़ियों को इसने अवार्ड दिया है जिसका नाम है
वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूं, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। तो एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलीट, जिसका पुराना नाम था IAAF, उसने ये अवार्ड दिए हैं। तो ट्रैक, फील्ड और आउट ऑफ स्टेडिया, 3 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए हैं। ट्रैक में ये अवार्ड दिया है पुरुषों के लिए नोआह लायल्स को, महिलाओं में फेथ किपियोगेन को, ये USA के हैं और ये केन्या के हैं। फील्ड में ये अवार्ड दिया है मोंटो डुप्लांटिस को, स्वीडन की, और महिलाओं में यूलिमार रोजास को, वेनेजुएला की। आउट ऑफ स्टेडिया कैटेगरी में पुरुषों के लिए अवार्ड दिया गया है कैल्विन किप्टम को, केन्या की हैं ये, और महिलाओं में टिगिस्ट अस्सेफा को, इथोपिया की हैं ये। लॉन टेनिस का प्लेयर ऑफ द ईयर, लॉन टेनिस का ATP और WTA जो संस्था है उसने प्लेयर ऑफ द ईयर, पुरुषों में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और महिलाओं में इगा स्वियाटेक पोलैंड की, ठीक है। तो कई सारे अवार्ड चर्चित हैं, बैलन डी और वगैरह, आप लोग देख लेना है। तो ये टेनिस का था, और ये साल में सबसे बड़ी रैंकिंग पे भी रहे टेनिस में, पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में इगा स्वियाटेक। तो लॉन टेनिस के प्लेयर ऑफ द ईयर हैं ये। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने अपने 2023 के अवार्ड में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं मनीषा रामदास, जो कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन प्लेयर का खिताब दिया। किसको? मनीषा रामदास को। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द ईयर, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया है वो है सियो सेंग जे को, और महिलाओं में ये अवार्ड मिला है एनसे यंग को, दोनों ही साउथ कोरिया के हैं ये। 2023 का व्यास सम्मान मिला है हिंदी साहित्यकार पुष्पा भारती को। श्रीमती पुष्पा भारती हिंदी भाषा की साहित्यकार हैं, ठीक है, और इन्होंने एक संस्मरण लिखा अपना, यादें यादें और यादें, ये इनका संस्मरण है, उसके लिए व्यास अवार्ड इनको मिला है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर में हर साल तानसेन संगीत समारोह होता है, आप लोग जानते हो। इस बार 99वां समारोह था ये। इस 99वें समारोह में ग्वालियर में एक रिकॉर्ड बना। यहाँ पर तबला दरबार के नाम से तबला संगत होती है, तो इस बार एक साथ 1500 तबला वादकों ने तबला वादन किया। इस मामले में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कहाँ पर? ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह में। 99वां तानसेन संगीत समारोह था ये ग्वालियर में, जहाँ पर 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। और इसी समारोह में 2023 के लिए मध्य प्रदेश शासन का तानसेन सम्मान जो दिया गया, वो दिया गया कर्नाटक के रहने वाले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित गणपति भट्ट हसनगी को, ठीक है, ग्वालियर में दिया गया। ओके, आगे चले। आपको पता है विधानसभा चुनाव हुए अभी 2-1 महीने पहले, तो कितने राज्यों में हुए? 1, 2, 3, 4, 5। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव हुए। सबसे जो पैट क्वेश्चन रहेगा ये होगा कि कितने राज्यों में हुए थे विगत अक्टूबर-नवंबर में? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। किन किन राज्यों में हुए थे ये भी आपसे पूछेगा। इसमें जो है मिजोरम और तेलंगाना के अलावा बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। मिजोरम में जो सरकार बनी है वो है जोरम पीपुल्स मूवमेंट फ्रंट की, और तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की। बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि भारत में अब ऐसे राज्य जो जिनमें पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार है वो मात्र 3 रह गए हैं, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। और ऐसे राज्य जिनमें ना कांग्रेस की ना बीजेपी की सरकार है, 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें आपकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। इसके अलावा 12 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां पर पूरी तरह से बीजेपी की सरकार है, यानी वो किसी गठबंधन सहयोगी के साथ सरकार नहीं है, केवल बीजेपी की सरकार है 12 राज्यों में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ये कहीं पूछ भी सकता है आपसे ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान में अक्सर यही पूछ लेता है कितनी विधानसभा सीटें थी। राजस्थान में 200, मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान के नए सीएम बने भजनलाल शर्मा, एमपी के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, मिजोरम में लाल दुहोमा। और मजे की बात यह है कि सभी ये नए चेहरे हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में जो भी, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी पहले, तो वहाँ पर सरकार बदल गई, ठीक है। इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन वहाँ पर अब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदल दिया गया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है और नए सीएम जो हैं वो बने हैं, ठीक है।
राजस्थान में भजनलाल शर्मा, एमपी में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मिजोरम में लाल दुहोमा। तो कौन बने हैं और इनकी पार्टी क्या है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस समय 6 चुनाव आयोग के अनुसार इस समय 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला हुआ है। कौन सी हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, माकपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये कुल 6 पार्टियां हैं जिनको इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। विलियम रूटो राष्ट्रपति हैं केन्या के, हाल ही में भारत आए। 4 से 6 दिसंबर 2023 तक ये भारत की यात्रा पर रहे विलियम रूटो, केन्या के राष्ट्रपति। और अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब में जुड़ने का फैसला किया, या ये जो भी अलायंस हैं इन सब में केन्या भी जुड़ गया है। अब्देल फतेह अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति बने। अब्देल फतेह अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति बने। हैथम बिन तारिक, ये सुल्तान हैं ओमान के, 15 से 17 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर रहे। और इनकी यात्रा के समय दिल्ली में जो घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र का नाम था ए पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए साझेदारी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इसने 173 शहरों की रैंकिंग जारी की है रहन सहन के लिए। इसकी रिपोर्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि कहाँ पर रहना कितना महंगा, कितना सस्ता है। तो रहन सहन का स्तर या कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए वर्ष 2023 हेतु 173 शहरों की रैंकिंग जारी की है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है, तो इसमें ये कब जारी हुई है? 30 नवंबर 2023 को। मैं डेट इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको करंट अफेयर्स जो है 7-8 महीने तक ही रहता है, उसके बाद फिर नई चीज़ें आने लगती हैं, तो आपको कंफ्यूज ना हो कि किस साल के लिए है। तो ये 2023-2024 दोनों वर्षों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें सबसे महंगा जो शहर है, संयुक्त रूप से नंबर 1 जो 2 घोषित किए गए एक साथ, एक सिंगापुर और दूसरा ज्यूरिख। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का शहर है। ये 2 दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। इनकी रैंकिंग जो है संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर भी टाई हुआ है, संयुक्त रूप से जेनेवा और न्यूयॉर्क दूसरे नंबर पर आए हैं। और उसके बाद सबसे सस्ता जो शहर है इन 173 देशों में वो है सीरिया का दमिश्क। इसमें भारत के 2 शहर हैं, चेन्नई 163वें नंबर पर और अहमदाबाद 186वें नंबर पर है इस रैंकिंग में। रहन सहन के मामले में सस्ता शहर है सीरिया की राजधानी दमिश्क। फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की है। विश्व की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की है। किसने जारी की है? फोर्ब्स ने। इसमें पहला नंबर मिला है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। ये यूरोपीय, ईसी माने यूरोपीय कमीशन, यानी कि यूरोपीय आयोग। C4 काउंसिल भी होता है, बट कंफ्यूज मत होना। ईसी माने यूरोपीय कमीशन, यानी कि अध्यक्ष हैं ये यूरोपीय आयोग की। कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये विश्व की सबसे पावरफुल महिला घोषित हुई हैं फोर्ब्स के अनुसार। दूसरे नंबर पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक है, और भारत से इसमें कुल चुनी गई हैं 4 महिलाएं, जिसमें सबसे ऊपर है निर्मला सीतारमन, जिनका वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर है 32वां। दूसरे नंबर पर रोशनी नाडार मल्होत्रा, SCL की CEO हैं ये, सोमा मंडल। उसके बाद तीसरे नंबर पर इन्हें क्वीन ऑफ द स्टील कहा जाता है। ये स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की CEO भी रह चुकी हैं, यानी कि उसकी मुखिया भी रह चुकी हैं, अब तो नहीं है। तो तीसरा नंबर सोमा मंडल, जिन्हें क्वीन ऑफ स्टील कहा जाता है। और चौथे नंबर पर बायोकॉन के फाउंडर हैं किरण मजूमदार शाह, इनका 76वां नंबर है। तो टाइम की 100 विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं में या शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिलाएं भी हैं, जिसमें सबसे ऊपर हैं निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री। आपको पता है सन 1992 में UNFCC अस्तित्व में आया। UNFCC समझौता अस्तित्व में आया और UNFCC समझौता लागू हुआ 1994 में। इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ये आप लोग जानते हो। तो कोप का 28वां सम्मेलन जो हुआ है वो UAE में, दुबई में हुआ। UAE में, UAE की कैपिटल कहाँ पर है? अबू धाबी में, ध्यान रखना। लेकिन सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में। तो कोप का 28वां सम्मेलन UAE में, दुबई में हुआ। 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक ये चला। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे UAE के एक मंत्री हैं सुल्तान अल जावेर। सुल्तान नहीं है, शहंशाह बादशाह नहीं है, इनका नाम है सुल्तान अल जावेर, लेकिन है ये मंत्री। इसके कोप 28 के अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान अल जावेर, UAE के मंत्री हैं ये। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो गया इसमें, उसमें भारतीय दल के जो अध्यक्ष थे वो हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे। मोदी जी ने भी इस सम्मेलन में भागीदारी की। मोदी जी ने इस सम्मेलन में संबोधन किया 1 दिसंबर को। ठीक है, अब यहाँ पर कोप 28 में जो समझौता हुआ, उस समझौते का जो हेडिंग है, टाइटल है, उसको नाम दिया गया है UAE कंसेंसस या स्टॉकटेक समझौता।
यूएई कंसेंसस या स्टार्कटेक समझौता। इसमें ये तय हुआ है कि भाई हम टेम्परेचर को दुनिया के 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इसके अलावा इसमें पहली बार ये कहा गया कि ये जो समझौता जो है ये इस मामले में ऐतिहासिक। कौन सा समझौता? यूएई कंसेंसस या स्टार्कटेक समझौता। कहाँ पर? COP 28 में दुबई में। उसने कहा ये समझौता इस मामले में ऐतिहासिक है। यहाँ से अब जीवाश्म ईंधन का जो युग है उसके अंत की शुरुआत हो गई है। जीवाश्म ईंधन समझते हैं ना, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन्हें कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन। उसने कहा इनकी समाप्ति नहीं हो गई है, लेकिन जो एक एरा था पिछले 100-150 साल का कि हम लोग कोयला, डीजल, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये युग था, उसके अंत की अब शुरुआत हुई है। ना कि अंत हो गया, उसके अंत की अब शुरुआत हो गई। कैसे हो गई है उसके अंत की शुरुआत? सभी देशों में सहमति ये बनी है कि भाई हम धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन और कोयले के इस्तेमाल में चरणबद्ध कटौती करेंगे। चरणबद्ध माने स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से बंद नहीं करना, चरणबद्ध करके कटौती करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि ये समझौता जो है वो जीवाश्म ईंधन के युग के अंत की शुरुआत है। ठीक है, तो कहा गया जीवाश्म ईंधन युग की समाप्ति हेतु इसे पहला ऐतिहासिक समझौता कहा गया है। जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत इसको कहा गया है। ठीक है, अच्छा, पिछला जो कोप सम्मेलन हुआ था जिसे हम कहते हैं COP 27, वो मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ था। पूछ भी सकता है, COP 27 मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ था। इसमें एक, जैसे आप लोग समझते थे ना ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो उसको एक नया नाम दे दिया गया है लॉस एंड डैमेज फंड। तो COP 27 में चर्चा हुई थी किस पर? लॉस एंड डैमेज फंड पर। यानी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज है, इससे जो भी नुकसान हो रहे हैं खास करके विकासशील देशों में, उनकी मरम्मत करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए अलग से धनराशि दी जाएगी, जिस फंड को नाम दिया गया है लॉस एंड डैमेज फंड। यहाँ पर इसमें फाइनली सहमति बन गई कि हाँ भाई ये फंड बनेगा। ओके, और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोयले में अब हम लोग जो हैं वो चरणबद्ध कटौती करेंगे। ठीक है, इसमें यह तय हुआ है कि जो अक्षय ऊर्जा है, जिसे आप नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, कि दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है या नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसकी क्षमता को हम 2030 तक आज से 3 गुना कर देंगे। आज जो क्षमता है नवीकरणीय ऊर्जा की दुनिया में, उसे हम 2030 तक कितना कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। इसके अलावा भविष्य में हम मीथेन में उत्सर्जन में कटौती का प्रयास करेंगे। UNFCCC मैंने बताया 1992 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, 1992 में अस्तित्व में आया था, और ये समझौता 1994 में लागू हुआ था। ठीक है ना, और इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। इसमें कुल कितने देश हैं इस समय? UNFCCC COP में 198 देश हैं, UNO में 193 देश हैं। मोदी जी ने इसी सम्मेलन में पेशकश की कि भाई आप COP की 2028 की बैठक भारत में कराइए। पूछ सकता है आपसे कि इसी सम्मेलन में 1 दिसंबर को मोदी जी ने किस वर्ष COP की बैठक भारत में कराने की पेशकश की? वर्ष 2028 में। ठीक है, अगला यानी नेक्स्ट ईयर का जो COP 29 सम्मेलन होना है, COP 29 जो होना है, वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में होना है। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 12 दिसंबर को हुआ ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? 11 से 14 दिसंबर यशोभूमि नई दिल्ली में। आगे चलें, ये इसी दिन इससे रिलेटेड है, ये देखते हैं। अमृत भारत रेल या अमृत भारत एक्सप्रेस, आपको पता है वंदे भारत ट्रेन है ना, लग्जरी ट्रेन है और हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो उसी की तर्ज पर, जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन है, उसी की तर्ज पर नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं, जिनको नाम दिया गया है अमृत भारत रेल। अमृत काल शुरू हो गया, आपको पता ही है। तो अब उसी, ऐसा नहीं है कि वंदे भारत रेलगाड़ियां खत्म हो गई हैं, अब उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं के नमूने पर एक नई किस्म की रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, जिनको नाम दिया गया है अमृत भारत रेल। इसी का दूसरा नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस, और इसी का एक नाम और दिया गया है वंदे साधारण। इसको वंदे साधारण नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो किराया है वो वंदे भारत से थोड़ा सा कम है, स्पीड भी इसकी थोड़ी सी कम है वंदे भारत से, और जो लग्जरी सुविधाएं हैं वो भी वंदे भारत से थोड़ी सी कम है, लेकिन जो आम गाड़ियां हैं उनसे बेहतरीन है ये। तो अमृत भारत रेल या अमृत भारत एक्सप्रेस या वंदे साधारण वंदे भारत की तर्ज पर चली। इसमें कुल डिब्बे या कोच कितने होंगे? 22 कोच होंगे। और मज़े की बात यह है कि ये पुश पुल तकनीक पर काम करेगी। पुश पुल तकनीक का मतलब ये है कि जो 22 कोच हैं उसमें एक इंजन आगे होगा जो खींचेगा, और एक इंजन सबसे पीछे होगा गाड़ी में जो पीछे से धकेलेगा। तो इसको कहते हैं पुश पुल तकनीक, यानी इस गाड़ी को जो है 2 इंजन चलाएंगे, एक आगे खींचेगा और पीछे से धकेलेगा। ठीक है, तो इसमें 22 कोच होंगे, और इसमें जो है जो जनरल क्लासें नहीं होंगी, जो जनरल समझ रहे हैं ना, जनरल डिब्बे इसमें नहीं होंगे। इसमें जो होंगी सेकंड क्लास समझते हैं ना, चेयर कार जिसे कहते हैं, सेकंड क्लास और स्लीपर।
यानी कि आप जो ऊपर सोने की बर्थ होती है ना, सोने उन्हें हम स्लीपर क्लास कहते हैं, और इस क्लास सेकंड क्लास का मतलब जो सीटिंग चेयर होती है ना, वो इसमें मिलेंगे। सेकंड क्लास और स्लीपर इसमें केवल मिलेंगे। 22 कोच होंगे, पुश पुल तकनीक पर ये काम करेगी। और इसका जो किराया होगा वो आम गाड़ियों से 15 से 17% ज़्यादा होगा, और इसकी जो स्पीड होगी अधिकतम वो होगी 130 किलोमीटर पर आवर की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे पूछ सकता है कि पहली अमृत भारत रेल या वंदे साधारण या अमृत भारत एक्सप्रेस जो चली, वो चली 30 दिसंबर सन 2023 को दरभंगा से अयोध्या, या अयोध्या से दरभंगा, ठीक है, दरभंगा से अयोध्या। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर इसको लॉन्च किया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को जो विवादित 370 जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का जो फैसला था केंद्र सरकार का, उसके खिलाफ बहुत सी याचिकाएं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि विदेश हित में सरकार को कोई भी फैसला लेने की आज़ादी है, और सरकार का जो फैसला था ये उचित था। तो इस तरह से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को संसद के या सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया। कब? 11 दिसंबर 2023 को। कितने जजों की पीठ ने? 5 जजों की पीठ ने। सम्मक्का सरक्का, ये तेलंगाना की देवियाँ कही जाती हैं, सम्मक्का और सरक्का। और तेलंगाना में आदिवासी समुदाय का मानना है कि तेलंगाना की सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए इन देवियों ने धरती पर अवतार लिया था। इसमें सम्मक्का जो है वो माँ है और सरक्का जो है इनकी बेटी है। तो ये 2 देवियाँ हैं, सम्मक्का और सरक्का। अच्छा, तेलंगाना जब बना था 2014 में, तो संसद ने जब कानून पास किया था तो उसी कानून में था कि तेलंगाना में एक अलग केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा। तो उसी को लागू करने के लिए तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा, जिसके लिए संसद ने कानून बना दिया है, कानून पास कर दिया है। उस विश्वविद्यालय का नाम होगा सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे चलें। अमूर्त, अमूर्त लिख दिया मैंने, अमूर्त। यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, किसने? यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत की कोई 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल की है, वह है गुजरात का गरबा। यानी कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अब भारत की कितने विरासतें शामिल हो गई हैं? टोटल 15, और 15वीं कौन है? गरबा, गुजरात का नृत्य। INS संघायक, ये शिप है स्वदेशी सबसे बड़ा सर्वे शिप, समुद्र किनारे जो सर्वे करता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं सर्वेक्षण पोत या सर्वे शिप। ये स्वदेशी यानी हमारे खुद के देश से बना है और सबसे बड़ा पोत है, सबसे बड़ा सर्वे पोत है ये INS संघायक। INS तारमुगली, हमने मालदीव को, हमारा एक शिप था, हमने मालदीव को गिफ्ट कर दिया। अब मोहम्मद मुइज़ वहाँ का राष्ट्रपति बने हैं और वहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं क्या चर्चाएं चलनी है अखबारों में, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, सभी जान रहे हैं मालदीव भारत क्या संबंध चल रहे हैं। तो मालदीव ने एक तो ये अनुरोध किया कि भारत अपनी सेना यहाँ से हटा ले, और दूसरा मालदीव को हमने जो शिप दिया था वो हमने मालदीव से वापस ले लिया है, और उसे INS तारमुगली के नाम से हमने अपनी सेना में शामिल कर लिया है। मेरा गांव मेरी धरोहर, संस्कृति मंत्रालय द्वारा सभी गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण का ये अभियान है। भारत में जितने भी गांव हैं वहाँ की कोई सांस्कृतिक विरासत है, कुछ भी है, ठीक है ना, कोई पिलर है, कोई मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है, मंदिर है, मठ है, कुछ भी जो कि सांस्कृतिक विरासत है वहाँ की, कोई नृत्य है, कोई बनावट है, उस सबको सहेजना है, उस सब का रिकॉर्ड रखना है और उसे दुनिया के नक्शे पर लाना है। तो संस्कृति मंत्रालय ने ये मिशन शुरू किया है भारत के सभी गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए, और इस अभियान को नाम दिया गया है मेरा गाँव मेरी धरोहर। गाज़ा में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में मिस्र और कतर ने गाज़ा में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। कहने अब सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव क्यों रखा जा रहा है? अगर सुरक्षा परिषद युद्ध विराम का प्रस्ताव पास कर देती है गाज़ा, फ़लस्तीन, इजराइल में, तो ये युद्ध विराम का प्रस्ताव दोनों पक्षों को मानना होगा, और अगर वो नहीं मानते हैं तो सुरक्षा परिषद को ये अधिकार है कि वो अपनी सेनाएं भेज करके जबरदस्ती इस प्रस्ताव को लागू कराए। तो सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में गाज़ा और इजराइल में जो युद्ध विराम का प्रस्ताव आया उस पर किसने वीटो किया? अमेरिका ने वीटो किया। लेकिन उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में वीटो नहीं चलता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में फिर से प्रस्ताव पास कर दिया गया कि भाई गाज़ा में युद्ध विराम होना चाहिए। लेकिन महासभा ने प्रस्ताव पास कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा परिषद अपनी सेना भेजे और वहाँ पर महासभा का प्रस्ताव
लागू करे। एक्चुअली महासभा का प्रस्ताव लागू करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सुरक्षा परिषद की होती है। महासभा से जो प्रस्ताव पास हो जाता है उसे सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलनी चाहिए। वहाँ पर अमेरिका ने वीटो कर दिया है। इसका मतलब ये सांकेतिक मात्र हो गया। 12 दिसंबर को पास किया फिर से महासभा ने, और भारत ने इस बार इसके पक्ष में वोट दिया था। एक बार और इसी तरह कोई प्रस्ताव आया था, भारत ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन इस बार जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में वोट दिया। ठीक है। अब यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2024 से 5 नए सदस्य जुड़ गए हैं। कौन कौन है? अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया ये एक अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया 1 जनवरी 2024 से यूएनओ सुरक्षा परिषद में नए सदस्य जोड़े गए। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार जो बनने का रिकॉर्ड है 12 बार वो जापान का है। भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। मालदीव ने भारत के साथ मिलकर, मालदीव और भारत दोनों मिलकर के हाइड्रोग्राफिक, समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कर रहे थे। मालदीव ने मना कर दिया कि भाई अब हम आपके साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समुद्र में नहीं करेंगे आगे से। अच्छा, आपको पता ही है हर 2-2 महीने में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जारी करता है। तो 2023-24 वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2023 से दिसंबर 2024 तक 5 बार 2-2 महीने की मौद्रिक समीक्षा नीति आरबीआई ने अपनी जारी की है, लेकिन लगातार 5वीं बार भी उसने अपनी नीतिगत दरों में किसी तरह कोई बदलाव नहीं किया। यानी कि वो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर जो हैं पिछली 5 मौद्रिक नीति समीक्षाओं में या पिछले 10 महीने से एक ही स्तर पर बनी हुई हैं। कोई चेंज उसमें नहीं किया गया। 2022-23 में इसमें 6 बार चेंज किया गया था। 2022-23 में इसमें 6 बार चेंज किया गया था, लेकिन 23-24 में अब तक 5 समीक्षाएं जारी हो चुकी हैं द्विमासिक, लेकिन अभी तक इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इससे है क्या कि रेपो व, मैं लिखा भी है, रेपो व अन्य दरों में लगातार अपरिवर्तन है। अब ये जो लेटेस्ट मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित की गई है वो 8 दिसंबर को की गई, और अब जो है रेपो 6.5%, 6.5%, बैंक दर 6.75%, रिवर्स रेपो 3.35%, सीआरआर 4.5%। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछेगा आपसे रेपो पूछेगा, रेपो 6.5, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी भी याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बट रेपो जरूर याद रहनी चाहिए। रेपो 6.5%, रिवर्स रेपो उससे बहुत कम है 3.35%, बैंक दर 6.75% और सीआरआर 4.5%। तो रेपो 6.5, सीआरआर 4.5। ठीक है, तो बैंक दर 6.25, तो रिवर्स रेपो 3.35। यहाँ पर एक चीज़ जो है, इसी दिन माने 8 दिसंबर को आरबीआई ने ये बताया कि वर्ष 2023-24 में, वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगी या जीडीपी ग्रोथ दर रहेगी वो रहेगी 7%। इससे पहले 6.5% का अनुमान था, लेकिन 8 दिसंबर को आरबीआई ने कहा कि नहीं भाई अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 2023-24 में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट या आर्थिक वृद्धि दर रहेगी वो रहेगी 7%। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक लगा होगा। मैंने रिसर्च की है और चीज़ों को रिलेट करके लिखने का प्रयास किया है। आपको एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे, इसको याद करिए आप लोग। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।